चर्चा पर चर्चा करेंगे। और यदि बैकग्राउंड डिस्टर्ब आवाज़ करेगी तो आप लोग मुझे तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग पर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे सामने जो प्रस्तुत है इस समय, भारत के संविधान को लेकर बातचीत करने वाले हैं। मैं केवल मेन तथ्यों पर आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं, तत्व हैं, और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को पता होगा भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट, कौन कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है भारतीय संविधान के निर्माण में? बताइए प्लीज। क्या बात है भाई, भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि संविधान सभा का गठन के बारे में, संविधान सभा का गठन। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर याद रखना है आपको संविधान निर्माण का समय, है ना, संविधान निर्माण का समय, ये एक दूसरा पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और तीसरा एक पॉइंट होगा संविधान सभा की समिति, और एक आपको याद रखना पड़ेगा संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। और पांचवें पॉइंट पर याद रखना होगा आपको संविधान की विशेषताएं। ये कुछ पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंटों पर मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। परीक्षा में आपके 22 अगस्त को सुबह की शिफ्ट में एक आध प्रश्न आपको इन पॉइंट से अवश्य देखने को मिलेंगे। अतः मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि हर एक तथ्यों को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे नोट भी करेंगे। हालांकि मैं इस PDF को सेव करके आप लोगों को शेयर भी करूँगा। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कोई भी स्टूडेंट बताए जरा, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बताइए। यदि यही पढ़ाई रही तो आपके 22 का रिजल्ट मैं अभी बता सकता हूँ। 1946 सर। बिल्कुल, आप अगर जवाब दे रहे हैं कि जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर हुआ था, तो आप ये कह सकते हैं साफ शब्दों में, और इसका गठन का वर्ष आप जरूर ध्यान रखेंगे। उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो आप सबको पता होगा 389 सदस्य जो है कुल संविधान सभा के निर्धारित किए गए थे, जिनमें से प्रांत से आए थे 292 सदस्य, और देशी रियासत की बात अगर हम लोग करते हैं तो 93 सदस्य थे, और 4 सदस्य जो दर्शाए गए थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा में। जैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, संविधान सभा के सदस्यों में ना अनुसूचित जनजाति की बात होती है। आजकल परीक्षा में खूब पूछा जाता है अनुसूचित जनजाति के बारे में, है ना, जनजाति और जाति के बारे में। तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 33, और जिसमें महिला सदस्यों की संख्या परीक्षा में खूब पूछा जाता है। महिला सदस्यों की संख्या ये परीक्षा में आता है, IMP कर लीजिएगा। और ये थी संख्या 15। कितनी थी? 15। ठीक है, तो ये आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। ये सर अनुसूचित जनजाति का था जी, अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी, जिसमें से महिला आपने तो ST लिखा है, ये अनुसूचित जाति है। ST लिखा हुआ है, ST करिए, ST होगा ना, ST वही तो शेड्यूल टू बीस करिएगा आप सभी लोग, शेड्यूल ट्राइब। हाँ ठीक है, ये आप कर लीजिए अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। दूसरी एक बात और हम सब के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है कि
कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप सबको पता होगा 9 9 दिसंबर दिसंबर 1946। 1946 नई दिल्ली में स्थित है, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय के भवन में वहाँ पे बैठक हुआ था। लाइब्रेरी है नई दिल्ली में और उसका नाम है काउंसिल चैम्बर। और उस समय उन सभी सदस्यों में एक सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हें उस समय बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया था? अस्थायी, मतलब ये कुछ समय के लिए है, फिर ये आगे आने वाले समय में परिवर्तित हो जाएंगे। नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, परीक्षा में ये रिपीटेड है, सुपर टेट में यहां तक ये सवाल आ चुका हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अधिवेशन, ये तो प्रथम बैठक थी। यदि अधिवेशन का डेट पूछता है, अधिवेशन की बात अगर आती है आप लोगों के सामने, तो ध्यान दीजिएगा कि दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। और वो डेट याद रखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है इसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हम लोगों ने देखा सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अस्थाई के रूप में, तो अस्थाई के रूप में 11 दिसंबर को 1946 को किसे चुना गया? वो भी अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, बता सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है। आपको बता दें, और उपाध्यक्ष के रूप में अगर किसी का नाम उस समय आता है, हालांकि परीक्षा में भी उपाध्यक्ष का नाम नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर परीक्षा में पूछ ले तो नाम आपको बताना है एससी मुखर्जी का नाम, उपाध्यक्ष का नाम अगर पूछेगा तो। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार की नियुक्त किसको किया गया था उस समय 11 दिसंबर को? संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको? बी.एन. राव। बी.एन. राव को, बिल्कुल, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। देखिए, आपको 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा का नाम याद हो गया। आपको 11 दिसंबर 1946 की अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी का नाम, साथ ही साथ आपने बी.एन. राव का नाम भी देख लिया। लेकिन आप सोच रहे हैं कि देखिए यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ओड का संख्या चल रही है 9-11, तो एक और ओड नंबर लेंगे और वो नंबर लेंगे 13 दिसंबर का 1946 का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात मैं कर रहा हूं, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पेपर में आपसे केवल यह लिखा रहेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव, ऐसे लिखा रहेगा और डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज होगा, बंद कर दिया जाएगा, और कहेगा कि बताइए किसके द्वारा ये पेश किया गया, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। यदि आपसे प्रश्न ये पूछे कि ये प्रस्ताव कब रखा गया था, कब पेश किया गया था, वो डेट, तो आपको याद रखना होगा 13 दिसंबर 1946 को। और सर्वसम्मति के रूप में इसको स्वीकार कब किया गया, बता सकते हो आप? स्वीकार कब किया गया सर्वसम्मति के रूप में? 22 जनवरी 1947 को। यह आपको ध्यान रखना है इस प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है 2-3 बातें, जैसे एक तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है संघीय संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय, है ना, संविधान समिति के
समिति के अध्यक्ष का नाम, ये याद रखना है। प्रारूप हो गया, संघीय हो गया, और एक प्रांतीय याद रखना है, प्रांतीय, ठीक है, समिति। एंड एक लास्ट नाम याद रखना है आपको, संचालन समिति। बस ये 4 नाम याद रख के जाइए, अगर परीक्षा में आएगा तो इन्हीं 4 से आने वाला है, संचालन समिति, है ना। क्योंकि सरंजन के सर राजेंद्र प्रसाद है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न बने कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, तो नाम आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंबेडकर का नाम, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है मैडम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम यहाँ पर आप लगा सकते हैं। संघी में अगर हम बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम याद रहेगा आपको। प्रांतीय की बात अगर हम लोग करेंगे, प्रांतीय के परिप्रेक्ष्य में संविधान समिति की, तो सरदार पटेल जी का नाम याद रखेंगे, ठीक है भाई। एंड संचालन समिति में पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद जी का नाम। बस इतनी भूमिकाएं या इतनी बातें आपको केवल याद रखनी है इस संदर्भ में, ठीक है। बताइए, क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे प्लीज। क्लियर है सर। Yes, sir. चलो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में आप लोगों ने भली भांति तरीके से जानते हैं भाई। एक सवाल तो हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि 2 नंबर का आ जाए आपकी परीक्षा में, ठीक है। देखिए, भारत शासन एक अधिनियम है, आप सबको पता होगा, भारतीय शासन अधिनियम। और आशा करता हूं कि इस अधिनियम की डेट भी आपको मालूम होगा, ईयर। तो आप सभी लोग कहोगे कि 1935 का ईयर है। भारतीय संविधान में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्रोतों की बात करता, लगभग 250 प्लस की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, 250 प्लस की बात कर रहा हूँ, तो स्रोत जो है वो भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं सबसे ज़्यादा। अब परीक्षा में अभी तक मैंने ये कहीं भी सवाल नहीं देखा है इससे संबंध में, है ना, लेकिन फिर भी आपने जानकारी के लिए ये बातें आप जरूर याद रखें। आपको पता होगा एक आपातकाल होता है, क्या होता है? आपातकाल। आशा करता हूं आप जानते भी होंगे आपातकाल के बारे में। यह आपातकालीन उपबंध होता है। और आपातकाल उपबंध कहां से लिया गया है, तो आप बता सकते हो कहां से? जर्मनी। एक यहाँ पे ट्रिक बना सकते हो कि जर्मनी, यानी जम गई मनी, और जब जम जाती है मनी तो वहाँ पे बन जाती है कंडीशन आपात की। तो ये तरीका, एक ट्रिक है कि जम गई मनी और वो आपातकालीन का स्थिति आ गई। तो ये ट्रिक भी आप यहाँ पे चाहो तो याद कर सकते हो, इस ट्रिक से भी इस स्रोत को। वहीं बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा पूर्व सोवियत संघ का संविधान। इसे हम लोग क्या रूस के नाम से संबोधित कर सकते हैं? यस या नो में जवाब दीजिएगा। पूर्व सोवियत जी सर। संविधान, बिल्कुल। देखिए, यहाँ रूस में आप ये सोचिए कि मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य लिया गया है। यहाँ पे ट्रिक बनाने का तरीका ये है केवल कि रूस में, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो रूस एक रूठ शब्द आ रहा है, रूठना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कहने का मेरा जो आशय है आप लोगों से कि रूट, जैसे कि भारतीय संविधान के स्रोत हैं, अमेरिका से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, अदर कंट्री से लिया गया, ऐसा आप सोचिए। लेकिन रूस से नहीं लिया गया। और आप यहाँ पर ये कहिए कि रूस से जब नहीं लिया जा रहा था तो रूस बेसिकली रूठ कर बैठ गया, है ना। तो अब यहाँ पर ये ट्रिक बना लीजिए कि हमने जब वो रूठ के बैठ गया तो हमने उसके मूल कर्तव्य को ही ले लिया, उसके मूल कर्तव्य को ही ले लिया। और मूल कर्तव्य में यहाँ आपकी वही तरीका बनाइए, बस ट्रिक बनाइएगा। ये 42वां संविधान एक संशोधन था, और वो संशोधन 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में भी आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कब का है? 1951 का है, आई थिंक। कब का है बताइए प्लीज, एक बार बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं, एक बार स्पष्टीकरण करिएगा भाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? अगर परीक्षा में आपसे बनता है प्रस्तावना में, तो आप बताइएगा केवल अभी तक में
एक ही बार संशोधन हुआ है, तो वो डेट आप ध्यान रखिएगा 1976 का ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और उस समय 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसको मैंने आपको पहले ही बता रखा। पास, पी से पंथनिरपेक्ष, ए से अखंडता और एस से समाजवाद शब्द, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान हम बात कर रहे हैं। प्रस्तावना में न्याय शब्द था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो शब्द है उसके आदर्शों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। पास एक शब्द है, दूसरा आपका मौलिक जो मूल कर्तव्य है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका अमेरिका आप सभी लोगों को स्पष्ट होना चाहिए प्लीज, है ना। अमेरिका अमेरिका कहने का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ऐसे आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप सोचिए, अगर ये कोई व्यक्ति अगर पावरफुल होगा तो जाहिर सी बात हो न्याय करेगा, है ना। वो क्या करेगा? न्याय करेगा। तो इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या होगा? न्यायिक, बोलिए, पुनरावलोकन शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार, देखो मूल अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं। मूल अधिकार का मतलब मूल कर्तव्य होता है। ठीक है, अतः मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं यहां पर कि आप सभी लोग इस चीज को अवश्य ध्यान में रखें। ठीक है, और मैं आपसे कहूंगा मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन दो ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं सवाल। ठीक है, यह अमेरिका से लिया गया क्योंकि पावरफुल कंट्री है। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली, बड़ी फेमस रही, परीक्षा में कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, विधि का शासन भी है बेसिकली, लेकिन मैं आपको प्राथमिकता इन दो शब्दों पर झुकाव करूंगा। देखिए, ब्रिटेन में एक शब्द आ रहा है ब्रेटा, है ना, बेटा शब्द आ रहा है ब्रिटेन में, और सन मीन्स क्या होता है? बेटा होता है। तो आप चाहो तो ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली आप इस तरीके से याद कर सकते हो, और वो भी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता तो बेसिकली आप जानते हैं भली भांति तरीके से, एक नागरिकता की अगर प्रक्रिया आती है तो ब्रिटेन की ही है। तो बड़ा आसान है एकल नागरिकता शब्द, और मैं आज चाहूँगा कि एकल नागरिकता आप एकल तरीके से याद कर लीजिए। एकल मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो उसके पास एक ही बेटा है ना। तो इस तरीके से भी याद करने का मतलब याद होना चाहिए बस, किसी भी तरीके से। ठीक है, साम दाम दंड भेद सब अपनाओ और बस याद करो। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो ब्रिटेन में क्या ना, बहुत बहुत बढ़िया कीवर्ड बता रहे हैं सर, अच्छा है। चलिए, अच्छा ठीक है। फिर एक और देखते हैं, कनाडा। कनाडा का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। कनाडा में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड बनता है एक संघ एवं राज्य के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संघ और राज्य के बीच में क्या होता है? शक्तियों का विवरण है यहाँ पे। कहने का मतलब यह है कि कनाडा है, कनाडा में एक शब्द रिलेट हो रहा है, कनाडा नगाड़ा शब्द, है ना, समझ रहे हो? नगाड़ा। अब नगाड़ा तो भाई कोई व्यक्ति अकेले बजाएगा नहीं, नगाड़ा जब भी बजता है वो संघ में ही बजता है, और संघ का मतलब क्या होता है? यूनिटी, है ना। तो आप सोच लीजिएगा कि कनाडा, नगाड़ा मतलब कनाडा, और कनाडा में क्या हो रहा है? कहीं नगाड़ा बज रहा है तो संघ में बजा रहे हैं लोग, है ना, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे संघ और राज्य के बीच की शक्तियों की बात आप कर सकते हो कनाडा को रिलेट करते हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। यहीं पर एक शब्द और बनता है, सरकार की संघीय व्यवस्था। तो जब भी संघीय व्यवस्था की बात करेगा सरकार की ना, तब भी आपके दिमाग में आ जाता है भाई यहाँ संघ में बज रहा है, क्या बज रहा है? संघ में, यूनिटी में बज रहा है। तो नगाड़ा किसका है? यानी कंट्री बन जाएगी कनाडा। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। अगला एक पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर देखिए, एक देखो मैं बताऊँ आपको, ऑस्ट्रेलिया से ना प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ये मैं प्रस्तावना की भाषा की बात कर रहा हूँ, प्रस्तावना की मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है यदि आपसे पूछता है तो इस कंडीशन में अमेरिका का नाम बताइएगा। क्या नाम बताएंगे? प्रस्तावना अगर लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है।
और अगर पूछेगा प्रस्तावना की लैंग्वेज यानी उसकी भाषा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये थोड़ा सा यूनिक है। तो ये दोनों पॉइंट IMP हैं, प्लीज़ इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा आपकी 22 तारीख की हो सकता है मॉर्निंग में एक आध सवाल इस तरीके की चीज़ें मिल जाएं। और ऑस्ट्रेलिया में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है समवर्ती सूची। ये भी बड़ा अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समवर्ती सूची। ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, आप अगर वर्ल्ड का मैप देखेंगे ना, वर्ल्ड का अगर आप मैप देखेंगे तो वर्ल्ड का मैप में ऑस्ट्रेलिया कुछ अलग है, थोड़ा सा हट के है। अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो हर जो कंट्रीज़ हैं इस तरीके से बनाई गई हैं। वर्ल्ड का मैप इधर बना हुआ है, थोड़ा सा दूर है सभी मैपों से। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऑस्ट्रेलिया आप देखना, तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली यहाँ पे ना आप ये सोचिए कि समीप नहीं है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या नहीं है? समीप नहीं है। समीप ना होने का मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आप ऐसा कह लीजिए, या तो आप ऐसा कह लीजिए कि थोड़ा सा वो हट के है, उसके समीप में है कंट्री के, अपनी सभी कंट्री के। तो आप ऐसा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि समवर्ती। तो बड़ा आसान है, ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची को भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। और सेकेंड थिंग आपके इम्पॉर्टेंट जो बनेगा वो प्रस्तावना की भाषा बनेगी। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बहुत परेशान करती है। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और एक आयरलैंड शब्द लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आयरलैंड। ये परीक्षा में हमेशा आप लोग देखते ही रहते हैं, बैक टू बैक। एक बार आया नहीं तो अगली बार जरूर आ जाएगा, इस बार नहीं है तो उस बार जरूर आ जाएगा। लास्ट टाइम में तो 18 जून को आया नहीं था, इस बार हो सकता है आ जाए आप लोगों को। आयरलैंड का जो संविधान बेसिकली है, ये आपको रिलेट करता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व शब्द ये रिलेट होता है। देखिए आयरलैंड की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। अब सोचिए आप कि सभी लोगों ने कहा भैया कि अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ स्रोत ले लिए गए, है ना, और सभी लोगों ने अपना कुछ ना कुछ चीज़ें दिया। तो पूछा गया भाई कि राज्य की जो राज्य है उस राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन बनाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बेसिकली आप सबको पता होगा 36 से लेकर 51 तक के हैं। इसमें आर्टिकल्स काफ़ी मायने रखते हैं ये भारतीय संविधान में, और परीक्षा में तो हमेशा बैक टू बैक आते रहते हैं। हर एक एग्जाम में, कोई भी अगर वनडे एग्जाम हो रहा है तो उसमें आता रहता है। तो आप सोचिए इसको इंपॉर्टेंट है DPSP, इसको इन शॉर्ट में DPSP कहा जाता है, DPSP। तो मेरा कहने का मतलब है कि तब लोगों ने सोचा भाई कौन बनाएगा, तो उसने लोगों ने कहा भाई आयरलैंड बनाएगा। DPSP कौन बनाएगा? DPSP कौन बनाएगा? आयरलैंड बनाएगा। आयरलैंड का मतलब आयरमैन हो गया, तो DPSP बनाया कौन? आयरमैन ने बनाया। और आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि राज्य के नीति निर्देशक आयरमैन की सर आयरन मैन। आप आयरन मैन कह लो या आयरन मैन कह लो, बात दोनों एक ही है। बस तरीका याद करने को होना चाहिए, बस इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन वो नहीं है, इंपॉर्टेंट रखता है मायने, केवल आपको समझना चाहिए आयरलैंड या आयरमैन, है ना, या आयरमैन कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों रिलेट करके आप यहाँ पर बना सकते हो कि आयरलैंड से जो है DPSP लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है एक जापान। जापान, और इस कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया। ठीक है, विधि का मतलब अब आप ये सोच लिए कि जापान, जापान का मतलब होता है कि भाई जा, ठीक है। अब ये देखो तरीका केवल है भाई जापान ला, तो इस पान को लाने के लिए ना एक सिस्टमैटिक तरीका बताया गया, विधि के द्वारा स्थापित किया जाएगा, मतलब प्रक्रिया, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से। अभी आप जाओगे जब पान लेने के लिए, है ना, तो वहाँ पे देखो क्या डालेगा, चूना डालेगा, कत्था डालेगा, है ना भाई, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें डालता है कि नहीं डालता है, तो विधि से डालता है, कोई सिस्टम से डालता है। ऐसे थोड़ी कोई पान बना के दे देगा भाई पान ले जाओ खाना, है कि नहीं। थोड़ा फनी है लेकिन यह है कि याद होना चाहिए, बस मेरा मोटो ये है आप लोगों को, है ना, किसी भी तरीके से आप याद करो। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ये कह सकते हो। अब देखिए एक आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया भैया भारतीय संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन। अब देखो भाई ये संशोधन कब होगा? अफ्रीका में एक शब्द है फ्री,
जब कोई व्यक्ति फ्री होगा बैठा तभी कोई करेगा संशोधन, है ना, ऐसे संशोधन नहीं होंगे। तो अफ्रीका में फ्री और फ्री में कर सकता है, जब फ्री में बैठा रहेगा वो, कोई काम धाम नहीं रहेगा उसके पास, तब जाके वो कर देगा संशोधन। तो ये हो गया भारतीय संविधान का संशोधन। ठीक है भाई, क्लियर है? तो एक बार स्पष्ट करोगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट आपके यहाँ पर समाप्त होता है। जी सर। क्लियर चलो, तो अब मैं आशा करता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए न्यायिक पुनरावलोकन तो आप कह लोगे कि भाई जाहिर सी बात जो पावरफुल है वो न्याय करेगा, यानी अमेरिका है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो आप सोचोगे जहाँ जम गई मनी वहाँ पे जर्मनी, आपातकाल बन जाएगा। यदि आपसे पूछेगा एकल नागरिकता तो आपको पता है ब्रिटेन में है, बेटा एक ही है उसके पास, यानी इसका मतलब है कि बेटा यानी संसदीय प्रणाली भी वहाँ से रिलेट हो जाती है। यदि आपसे पूछेगा संघीय व्यवस्था तो आप कहोगे संघ में बजाया जाता है नगाड़ा, इसका मतलब है कनाडा। और आपसे पूछा जाएगा अगर समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है तो आप सीधा कहोगे भाई ये समीप में नहीं है। कौन नहीं समीप में है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। यदि आपसे पूछा जाएगा डीपीएसपी कौन बनाया तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आयरलैंड ने बनाया। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जापान पान से भाई एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई प्रक्रिया का संचालित किया जाए तो आप कह सकते हो कि विधि के द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका 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 सा क्या लिया गया है तो आप कह सकते हो भारतीय संविधान का संशोधन। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते। ठीक है, एक बार चार्ज लगाना जरा। ठीक है, आप लोग उसको लगा दो, वो लगा देंगे, रहने दो, आप रहने दो। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा होल्ड रखो। हाँ ठीक है भाई, बताइए इतनी बात क्लियर है तो मैं क्लास को और आगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान की विशेषता थोड़ा सा बताइएगा जरा, अपने विचारों को एक बार व्यक्त करेंगे सभी बच्चे एक एक करके प्लीज। भारतीय संविधान की विशेषता की बात मैं कर रहा हूं। चलिए बताइए भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी होती है? भारतीय संविधान की विशेषता बताइए सर। लिखित और कठोर संविधान। बिल्कुल, आपका जो यहाँ पर अभी विचार व्यक्त हुआ है कि लिखित भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, मतलब कई प्रक्रियाओं में बेसिकली भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम लोग जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल बात सत्य है ना। देखिए कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान है, संप्रभुता है, संप्रभुता है। बिल्कुल। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ सबसे व्यापक और लिखित अगर भारतीय संविधान है देश का तो यानी विशाल संविधान के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो भारतीय संविधान को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अतः आप सभी लोग ये बात कह सकते हो कि सबसे विस्तृत लिखित संविधान है भारत का संविधान। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। विश्व के सबसे लिखित और संविधानों में सबसे व्यापक संविधान के रूप में ये प्रस्तुत होता है। लिखित सबसे लंबा लिखित इतिहास है ये, एक प्रकार से आप इसे कह सकते हो। तो अमेरिकी संविधान में लगभग अगर हम बात करें 7 अनुच्छेद थे, ऑस्ट्रेलिया संविधान में 128 अनुच्छेद है, कनाडाई में अगर हम बात करते हैं संविधान में तो 147 है। वहीं भारतीय संविधान की बात करते हैं मूल रूप से तो आप कहते हैं 395। संशोधन हुआ 460 भी आपको मिलेगा, 440 भी आपको मिलेगा, 480 प्लस भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। हालांकि मूल रूप से परीक्षा में पूछा जाता है और आप सभी लोग बताइएगा 395। जब बात करते हैं भागों के बारे में तो भाग इसके टोटल है 22 और जब बात करते हैं अनुसूची मूल रूप से तो 8 और वर्तमान में तो आप बताओगे 12। क्या भाग, ये भी बात आपको ध्यान रखना। सॉरी अनुसूची, भाग तो आपकी 22 है, भाग तो आपकी कितने हैं 22। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अतः आप ये बात कह सकते हो कि सबसे लंबा इतिहास बन गया है ना। संशोधन अधिनियम के कारण संशोधन गतिविधियों के द्वारा कई ऐसे लेख जोड़े गए, कई ऐसे लेख को वहाँ पे इरेज किए गए, बदले गए, संशोधित किए गए, मॉडिफाई हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आप सभी लोग याद रखने वाली बात यह है कि 444 444 भी आप याद रख सकते हो कि आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। ये आप मुख्य रूप से मेन चीज़ों पर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। एनडीए के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, एनडीए के साइट के अकॉर्डिंग से, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रख सकते हैं। वहीं बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में तो हम लोगों के सामने एक शब्द आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है बताइएगा जरा प्लीज़।
अपने विचार को रिप्रेजेंट करे। एकल नागरिकता, भारतीय लोगों का एक नागरिकता दी जाए। किसी व्यक्ति का निवास किसी निश्चित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो, उस परिस्थिति को दर्शाता है एक प्रकार से ये एकल नागरिकता, लेकिन उसकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बताया भी गया है 26 जनवरी 1950 में यानी 1950 को भारत के निवास करने वाला और भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारत का निवासी है और उनके दोनों अभिभावक भारत में पैदा हुए थे और कम से कम 5 साल तक वहां रह रहे हों। तो कहने का कंडीशन या कहने की जो परिस्थिति यहाँ पर बनती है वो एकात्मकता की तरफ जाती है, यानी आप ये कह सकते हो कि एकल नागरिकता की तरफ जाती है। तो एकल नागरिकता भी आपका यहाँ पे करेक्ट पॉइंट दर्शाता है ना। एकल नागरिकता भारत में एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसके तहत सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों, देश में नागरिकता समान राजनीतिक और नागरिकता को रिप्रेजेंट करते हुए अधिकारों को जब दर्शाता है तो वह एकल नागरिकता बताता है। परंतु याद रखिएगा भेदभाव रहित, है ना, भेदभाव रहित प्रक्रिया को जरूर संचालित करिएगा, ठीक है। तो ये एक परिस्थिति दर्शाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के विशेषताओं में आप देखेंगे तो आपको त्रिस्तरीय सरकार देखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं त्रिस्तरीय सरकार क्या होता है? त्रिस्तरीय सरकार का मतलब सरकार की शक्तियां और दायित्व को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। बड़ा आसान शब्द है भाई ये। केंद्र कह सकते हो, राज्य कह सकते हो और स्थानीय कह सकते हो, है कि नहीं। और वहीं अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो सार्वभौमिक एवं वयस्क मताधिकार जैसे शब्दों को भी प्रस्तुत कर सकते हो और मौलिक कर्तव्य भी है। मतलब आप ये कह लीजिए कि डीपीएसपी के रूप में सिद्धांतों को शामिल किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। कल्याणकारी राज्य स्थापित होगा तो वो डीपीएसपी का पार्ट बन जाएगा, है कि नहीं। और आपसे अगर मौलिक अधिकार की बात करेगा तो 6 मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी प्रदान करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल लगी। तो ये बड़ा आसान है, ठीक है, आप बता सकते हो विभिन्न स्रोतों वगैरह के नाम लेकर, ठीक है, विशेषताओं में। आशा करता हूं कि ये भी आपको याद होगा। किस दिन विधि दिवस मनाया जाता है प्लीज? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान लागू जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन अगर आप प्रस्तावना जब पढ़ेंगे ना तो प्रस्तावना में मिलेगा आपको 26 नवंबर की डेट। प्रस्तावना में आपको मिलेगी 26 नवंबर की डेट। अतः आप ये बात कह सकते हो कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतिम बैठक कब हुआ संविधान सभा की? अंतिम बैठक, प्रथम बैठक तो आपको बताया था अभी भी 9 दिसंबर वाला, तो अंतिम बैठक वाला आप क्या याद रखेंगे प्लीज 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 जल्दी जल्दी बताइए। अंतिम बैठक भाई 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था या किसने रखा था, बताइए। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले बताइएगा। M.N. राय ने 1934 में रखा था, ठीक है। क्लियर? बताओ क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उद्देश्य का मतलब आप हम प्रस्तावना कहते हैं। हम भारत के लोग, भारत का एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, इस तरीके के शब्द आप लोगों ने प्रस्तावना में लिखे हुए देखे होंगे। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, वो भी मैंने आपको भी बताया है। 42वां संविधान संशोधन था, वो भी था 1976 का था, जिसमें पास मैंने शब्द बताया है अभी आप लोगों को याद रखना। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो यूएसए से लिया गया प्रस्तावना। तो ये 2 बातें आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक रोल अदा करता है, एक रोल प्ले करता है प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट केस, अच्छा इसमें कुछ 2-4 केस भी आते हैं, केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है फिलहाल। आने वाले टाइम में मैं अभी आप लोगों को उसके केसेस के बारे में बताऊंगा कि केशवानंद भारती बनाम क्या केसेस है, बेरुबाली का क्या केसेस है ना, इस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी। और देखिए नागरिकता, आप सभी लोगों ने देखा होगा, नागरिकता संशोधन, नागरिकता एक अधिनियम है, परीक्षा में ये आता है खूब, पक्का बता रहा हूँ। 22 तारीख को अगर एग्जाम में ना आए तब बोलना कि सर नहीं आया, ठीक है। नागरिकता एक अधिनियम है। आपने एक देखा होगा 1955, एक नागरिकता अधिनियम आपने देखा होगा 1986, एक आपने नागरिकता अधिनियम आप लोगों ने देखा होगा 1992, एक नागरिकता अधिनियम आपने देखा होगा 2015 में, एक नागरिकता अधिनियम आप लोगों ने देखा होगा 2016 में, और एक तो बड़ा ही फेमस हुआ है अभी नागरिकता अधिनियम 2019 का, है कि नहीं। अब परीक्षा में आपसे अगर पूछा जाएगा तो 2019 वाला पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एक लाइन में आप समझते जाइए। जो 1955 का है ना, ये भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और अंत किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इनकी व्याख्या होती है इसमें। और जो दूसरा संशोधन 1955 का हुआ, जो 1986 में संशोधन हुआ, वो 1955 का ही है पार्ट है। भारत में जन्मे बच्चों के माता पिता से कोई एक भारत का नागरिक हो, इसके बारे में बताया गया कि वो नागरिकता उससे प्राप्त हो जाएगी, कोई भी एक हो, है ना, माता पिता में से कोई एक भारत का हो, है ना। एंड 1992 में अगर हम बात करते हैं तो भारत से बाहर जन्मे जो बच्चे होंगे ना, यदि उनकी माता भारत की नागरिक है तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी, ये 1992 की बात है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं, और इन्हीं प्रक्रिया में 2015 में क्या बोला गया, लेकिन विदेश में जो रह रहे भारतीय हैं नागरिक, जैसे सुविधाजनक उपलब्ध कराने के लिए संविधान उनके लिए लागू रहेगा, जैसे बेसिकली उन्हें कहा जाएगा प्रवासी नागरिक, तो वह प्रक्रिया इनके अंतर्गत शामिल थी, ये प्रक्रिया उनके अंतर्गत शामिल थी। यहां 2 शब्द आते थे, PIO, OCI, जानते हैं क्या है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति। इस योजना को भारत ने 2002 में लाया था, 2002 में। किसी समय भारतीय पासपोर्ट धारक व्यक्ति या उसके माता पिता या पितामह यानी दादा भारत में जन्मा हो, ये बात थी। OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, 2005 की बात है ये आया। समुद्री पारीय भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में अस्थायी रूप से रह रहे हैं ना, उनको प्रवासी भारतीय या ओवरसीज इंडियन कहा जाएगा। ये 2005 के कंडीशन को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये पार्ट बनता है दोहरी नागरिकता का, क्योंकि आप विदेश में भी ले रहे हो, भारत के भी ले रहे हो, तो इसलिए दोहरी नागरिकता की भी पार्ट ये बनता है ना। बट अब नहीं है विशेषता में, ये बात ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। 9 जनवरी क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे ना 9 जनवरी को, इसलिए मनाया जाता है। अब उसके बाद अच्छा और भी तो था, और 2016 था, इसमें 2015 का संशोधन 2016 में हुआ। हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रकृतिकरण या देशीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया, जिसके दस्तावेज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जाने के बाद निरस्त हो गया, अतः ये भी खत्म हो गया। 2015 देखिए, सॉरी 2019 देखिए, 2019 में ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 6 अल्पसंख्यकों को चुना गया था। कहां कहां के थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आजकल न्यूज़ में बांग्लादेश खूब चल रहा है भाई, हिंदुओं को बेसिकली वहाँ पर भी बेसिकली बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत शोषण किया जा रहा है। आपने न्यूज़ वगैरह देखा होगा। जी सर, जी सर, शेख हसीना भाग के इंडिया आ गई थी। हाँ शेख हसीना, ठीक है। तो कहने का आशय मेरा ये है सर कि हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, ये अल्पसंख्यक लोग हैं। पाकिस्तान,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। ये अल्पसंख्यक वाले को बेसिकली, इसमें ना आपने न्यूज अगर देखा होगा उसमें बड़ी डिबेट चल रही थी कि मुसलमान को नहीं रखा गया था, है ना, मुस्लिम को नहीं रखा, बड़ा डिबेट था, लोगों के बड़े विचार थे, लोग कहते थे कि भाई ज़्यादा संख्या में मुसलमान हैं, और यदि सही बात है अगर इंडिया में प्लान कर गए तो इंडिया की भाई जगह तो बहुत वैसी कम हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या में अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में, आने वाले क्या अभी हो चुका 140 कितना हो गया, 140 हो गया ना करोड़, और आने वाले में समय में भी ये 160 जाएगा, 160 जाएगा। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब कि ये कुल टोटल 6 ऐसी जो जाति अल्पसंख्यक है, इन लोगों को एक्सेप्ट किया इंडिया ने, ठीक है। और बहुत डिबेट हुआ था इस पर, और ये समय यही प्रक्रिया बेसिकली यहाँ पे संचालित है, ठीक है। लगातार अगर आप भारत से 7 साल तक बाहर रह रहे हैं ना, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लगातार 7 वर्ष से अगर आप बाहर रह रहे हैं तो भाई अब ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का घर का रिलेशन या जो है 7 साल से बाहर रह रहा है तो उसे बुला लो इंडिया में, वरना इंडिया की नागरिकता रद्द हो जाएगी भाई, समझ रहे हो ना, ये सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। नागरिकता वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता कैसी है, दोहरी या एकल, तो क्या बताओगे प्लीज बताइएगा एक बार, एकल है दोहरी? एकल है, हाँ। चलिए ये पॉइंट भी आपके यहाँ पे समाप्त होता है। अब एक पॉइंट और हम देखेंगे, मौलिक अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑनलाइन पेपर में ये सवाल आता है। 6 हैं, कितने हैं? 6। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, और संस्कृति और शिक्षा, कितना हो गया? शोषण के विरुद्ध हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समता का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, संस्कृति और शिक्षा हो गई, एक संवैधानिक उपचारों का है ना लास्ट। अरे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ। जब मैं बात करूंगा 14 से लेकर 18 की बात, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? समता का अधिकार। जब मैं बात करूंगा 19 से लेकर 22 तक का, तो स्वतंत्रता का अधिकार। जब मैं आपसे बात करूंगा 23 से लेकर 24 तक, तो शोषण का अधिकार। जब मैं आपसे बात करूंगा 25 से लेकर 28, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार तो 29 से 30 हो जाएगा। और अगर आपसे बात करूंगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आप क्या बताओगे? आर्टिकल 32। यह आपको याद होने चाहिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, तो वो आर्टिकल भी आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14, आप जानते हो, समान कानून बनाना, ठीक है। अच्छा, एक तो आपको पता भी होगा, एक आपका पहले था संपत्ति का अधिकार, है कि नहीं? याद है आपको? एक संपत्ति का अधिकार भी हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, और वह मौलिक अधिकार से वहां हटाकर उसे निरसन कर दिया गया, और बेसिकली 301 के तहत ना संवैधानिक अधिकार बना दिया गया उसमें, जहां कहा गया कि राज्य को अपनी निजी संपत्ति से किसी व्यक्ति की वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन करने की आवश्यकता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में था, बेसिकली इसको अब हटा दिया गया। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला, हालांकि, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है आर्टिकल 14। आप बता सकते हो कि समान विधि का मतलब राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा कि नहीं बनाएगा और लागू करेगा, तो इसका मतलब हो गया समता का कानून।
15 आता है, 15 के देखो कई पार्ट है, 1 2 3 4 करके, लेकिन जो तीसरा आता है ना महिला और बच्चों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखिएगा तीसरा वाला। लेकिन 15 जो बताता है वो कहता है कि मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर ना नागरिकों के साथ या उसके क्षेत्रों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है 16 यानी 60 नंबर का। 16 में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो राज्य के अधीन किसी भी पद का नियोजन के लेकर बात किया गया, यानी पद के नियोजन की प्रक्रिया में जिक्र किया गया था। 17 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इतना याद होता है बच्चों को और फिर भी ये यूजीसी नेट इसको दे ही देता है। अस्पृश्यता, छुआछूत, ठीक है। आर्टिकल सेना और विदा संबंधी सम्मान के अलावा भी बेसिकली कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। देश के या देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार भी नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब है कि उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं करने वाली प्रक्रिया में उपाधि के संदर्भ में रिलेट करा देता है सीधा सीधा ऑप्शन आपका आर्टिकल 18। तो ये हो गया आपका समता का। अब बात कर लेते हैं 19 वाला, नागरिक स्वतंत्रता का अधिकारी में। देखो स्वतंत्रता हम लोग के पास कई टाइप की है। 19 का A B C D E F G करके है। अब ए वाले में आता है आ से आ मतलब आवाज। आवाज का मतलब क्या हो गया? बोलने की। आपको बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं? जैसे देखो हमारी बच्ची हमेशा बोलती रहती है ना, उसको बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं है? आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता रहता है ना हमेशा, तो इसलिए बोलने की आज़ादी है आप लोगों को भी। आप लोग भी बोलते रहते हो कुछ ना कुछ तो हमेशा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बी के, तो बी की बात आती है तो यहाँ बेसिकली बी का मतलब हो गया एक शांतिपूर्वक ना सम्मेलन करने की। सम्मेलन मतलब आप यहाँ पर सम्मेलन करने की, वो भी शांतिपूर्वक बी करने की कंडीशन दर्शाता है। सी संघ शब्द आता है, संघ बनाने की आज़ादी है, समिति बनाने की आज़ादी है। डी आता है बेसिकली भारत में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण का अधिकार होता है। 19 डी जो दर्शाता है ना, समझ रहे हो डी का मतलब क्या होता है? प्लीज एक बार अगर नहीं समझ रहे हो तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सर फिर से बता दो। भारत में अगर हम बात करते हैं 19 का डी में, तो ये आपसे सीधा बोलता है कि राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार दर्शाता है। कहने का मतलब प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान है ना। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर अबाध संचरण शब्द को भी रिलेट करा सकते हैं। शुद्ध हिंदी का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को ऐसे शब्द मिल सकते हैं। यह अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि निजी व्यक्तियों को रिलेट कराता है। 19 का है ना, तो अतः आप 19 का डी कहोगे। 19 का ई का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो राज्य में आपको ये घूमने और बस जाने की जो निवासी बनाने का जो अधिकार देता है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं घूमने का तो डी हो जाएगा और निवासी बनाने के संदर्भ में आपका ई हो जाएगा। तो आप ये कह लीजिए इधर उधर बसने का, इधर उधर बसने की ई। एफ फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत यानी हट गया, ठीक है। तो आप कह लीजिए हट गया, ये हट गया क्योंकि संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन अभी भी आपने को बताया मैंने 1978 में, ठीक है, इसे निरसित कर दिया गया। जी से आप क्या याद रखेंगे? कोई भी वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या होता है? व्यापार, व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार होता है। ये 19 आपको बताता है। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा ये भी बात आपको ध्यान रखिएगा। 6 अधिकारों की रक्षा करने की प्रक्रिया में 19 आर्टिकल जो होता है वो प्रस्तुत होता है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ठीक है भाई, ये आ जाता है। उसके बाद आता है 20 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करेगा 20, जहां कहता है कि एक अपराध हेतु सिर्फ एक बार सजा मिले, अपराध के समय वाले कानून के अनुसार सजा दी जाए और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उस प्रक्रिया में इसे कहा जाता है अनुच्छेद 20 को। हालांकि परीक्षा में अभी तक आया भी नहीं है। आर्टिकल आता है 21 जो बताता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताता है। और मैं आपको अभी अभी बताया हूं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है। अरे भाई विधि से बनाना है पान, बता दो
जापान। जापान। बस सिंपल सी बात है ना, विधि द्वारा प्रक्रिया, वही तो मैं बता रहा था अभी आपको। अब बात करता हूं 21 का, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको परीक्षा में दिखेगा जरूर। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 से 14 वर्ष, देखिए एक आएगा 6 से 18 वर्ष और एक आएगा 6 से 14 वर्ष। 6 से 18 में RPWD एक्ट बनेगा 2016 का। लेकिन जब 6 से 14 वर्ष आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि इस आयु के समस्त बच्चों को राज्य विधि के द्वारा आधारित एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। और मैं आपको बता दूं 86वां संविधान संशोधन था, वो भी 2002 का था। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक? बताइए। क्लियर है सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ेंगे। फिर अब 23-24 लेंगे। शोषण के विरुद्ध में हम लोग क्या देख रहे थे? शोषण के विरुद्ध में 23 और 24। देखो, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम से लेकर है, बलात् श्रम से है 23। और बालक के नियोजन के प्रतिषेध करता है कारखाना में। भाई 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खान और खतरनाक कामों की नौकरी पर निषेध रखा जाएगा। ये किसमें आता है? खान वगैरह सब, माइन, कारखाना का मतलब ये होता है। ठीक है भाई, तो वो आर्टिकल 24 में आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले आ रही है सर। आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, एक आता है धार्मिक को लेकर। अब धार्मिक की प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे तो आपको अभी मैंने बताया भाई 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, 28 एंड सॉरी 25 तक ही तो है ना? कौन कौन सा है? 25, 26, 27, 28, 28 ही तक तो है ना धार्मिक वाले में। यस सर, यस तो यहाँ अगर मैं 25 की बात करूंगा तो आप कहेंगे, देखो ये पेपर में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अंतरण करने की स्वतंत्रता है। मतलब इस अधिकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति ना किसी भी धर्म को मान सकता है, साथ ही उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ये कहता है। 26 जानते हो क्या कहता है? कहता है धार्मिक मामलों में ना प्रबंधन की स्वतंत्रता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थान हो गया, उसकी स्थापना कर सकता है और उसके पोषण और उसके अपने धर्म विषय कार्यों को लेकर उसके लिए मैनेजमेंट वगैरह कर सकता है, स्वामित्व वगैरह की भूमिका भी रोल प्ले कर सकता है। इसलिए ये 26 भी मैनेजमेंट की प्रक्रिया में रिलेट होता है। देन 27 ये क्या बताता है? ये 27 कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति के किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने की बात कर सकता है ना, उन कंडीशन में ये शब्द आता है। 28 की बात करते हैं तो राज्य विधि के पूर्णता पोषित शैक्षणिक संस्थान में ना धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा। शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक ठीक है शिक्षा का निषेध होगा। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे कहा गया वित्तीय सहायता लेने वाली जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उस पर बल दिया जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर एक आता है संस्कृति और शिक्षा के संबंध में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें 29 और 30 आता है, 29 और 30 आता है। 29 जो दर्शाता है वो बेसिकली आप अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की बात करेगा, अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की बात करेगा। 29 जहां आप केवल भाषा, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश को नहीं रोका जाएगा, इस कंडीशन को यहाँ पर बताया गया है। 30 में आप ये कह सकते हो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है, इंस्टीट्यूट वगैरह वो चला सकता है, और सरकार उस संस्था को अनुदान मतलब फंड करने के लिए, ठीक है, देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी फंडिंग से लेकर। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्लियर है? और एक आता है 32 यानी 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान को प्रदान करने वाला ये प्रकार का अधिकार है जहां मूल अधिकारों को प्रवर्तन उल्लंघन करने पर उच्चतम न्यायालय में जाने की शक्ति प्रदान करता है 32। और मैं आप सभी से ये बात कहूँगा कि ये संविधान सभा की आत्मा की संज्ञा दी है। तो आत्मा की संज्ञा किसने दिया है? भीमराव अम्बेडकर। बस ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना? ठीक है, ये PDF में भी आप ठीक है सर। ठीक है हाँ सर भेज दीजिए, और जो सेव किया उसको भेज दीजिए।